और जरा यही समझ लूं, यशवंत जी आपके साथ शुरुआत इसलिए मुझको आवश्यक लग रही है कि कुछ भी यूं ही नहीं होता सियासत में, पूरा गुणा गणित होता है। पहले का हिसाब किताब देखा जाता है, आगे क्या हो सकता है यह भी दिमाग में रखा जाता है। क्या दिखाई दे रहा है इस समय ममता बनर्जी को? ममता बनर्जी को इस समय एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, मैं ये कहूंगा। उस अपॉर्चुनिटी का नाम ये है कि कांग्रेस जो उनको लगता है कि कमजोर हो रही है, उनको ये भी लगता है कि वो राहुल गांधी का विकल्प बन सकती है। मैंने नरेंद्र मोदी का विकल्प बनने की बात इसलिए नहीं कही क्योंकि उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं, उनकी लड़ाई राहुल गांधी से। समस्या केवल मुझे ये लग रही है कि राहुल गांधी से भी लड़ाई से पहले उनको दरअसल शायद अरविंद केजरीवाल से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस नेशनल अल्टरनेटिव बनने या वैक्यूम को भरने की बात वो कर रही हैं, उस काम में अरविंद केजरीवाल कुछ और पहले से लगे हुए हैं। मेघालय में 18 में 12 वो तोड़ने, थोड़ा सा गोवा में जाए तो वो अभी गोवा में भी जैसे उनकी जो लड़ाई है, जिस जगह वो प्रयास कर रही है, वहां पे वो कांग्रेस का कितना क्या बुरा कर पाएंगी शायद। ये इंपॉर्टेंट बात है सर, आपकी आवाज आनी अचानक बंद हुई है, इसको दुरुस्त कराता हूं मैं। लेकिन आपने वहां तक तो एक अहम बात कही दी कि लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है, लड़ाई राहुल गांधी से है। तहसीन पूनावाला, ऐसे ही देखते हैं क्या आप इसको? नहीं, मैं यशवंत की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। दो चीज़ मैं आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो जितना भी डेटा है वो ये बताता है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा चैलेंजर, सबसे जो क्लोजेस्ट प्रतिद्वंदी है वो है राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी के बाद एक गैप है और नंबर 3 पोजीशन पे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी के दूसरे सबसे बड़े चैलेंजर वो अरविंद केजरीवाल है। यानी कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। और अरविंद केजरीवाल जी के पीछे आती है ममता बनर्जी। ऑफ कोर्स इसके बाद है सोनिया जी और प्रियंका जी, जो मैं सोचता हूँ वो जो डेटा है वो राहुल गांधी के वोट में ऐड होता है। तो पहले तो ममता बनर्जी को अरविंद केजरीवाल जी को ओवरटेक करना पड़ेगा, तब वो राहुल गांधी जी की ऑपोजिशन बनेगी। उसके बाद कहीं वो मोदी जी की ऑपोजिशन 2024 में बन सकती है। इस वक्त मैं ये सोचता हूं कि अगर 2024 का हम देखा जाए, क्योंकि 2024 को लेकर ही गणित चल रहा है, तो 160 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला है। जो भी नॉन बीजेपी सरकार 2024 में बनेगी, और वो 100% बनेगी, मोदी जी बाहर जा रहे हैं, वो बनेगी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर। तो कांग्रेस का फोकस ये होना चाहिए उन 160 सीटों में से कांग्रेस कितने सीटें जीतती है। 2019 में कांग्रेस ने केवल 18 या 19 सीटें जीती थी, वो 160 सीटों में से। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, 60, 70, 80 सीटें उन 160 सीटों में से जीतती है, तो सरकार कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पर है ममता बनर्जी, बादल देवनाथ। लेकिन दिनेश जी, आपने इतना अच्छा डिस्कशन किया, मैं तो खुश हो गया, पूरा देशवासी भी खुश हो गया। इतना अच्छा आपने आंकड़ा आपने दिखाया, परिसंख्यान दिखाया, डिस्कशन किया। 44 तो 44 34 34 13%, 52%, कितना अच्छा आपने बोला। लेकिन आपने ये नहीं बोला कीर्ति आजाद ने ज्वाइन किया, लियांडर पेज ने ज्वाइन किया, एक सेंट्रल मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो, उन्होंने भी पार्टी टीएमसी में ज्वाइन कर लिया। और बहुत सारे लोग, जो लोगों को 2021 विधानसभा से पहले भाजपा से टीएमसी में ले गया था, टिकट दिया से 163 लोग, सब तो हार गए, लेकिन वो भी फिर वापस आ रहा है टीएमसी में। तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ, मेघालय एक छोटा राज्य है, गोवा छोटा राज्य है, त्रिपुरा में सेकंड पोजीशन है, मेघालय में सेकंड पोजीशन, और हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से भी मैं कह रहा हूँ, उड़ीसा भी दीदी को वहां पर पहुंच, जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा भी दीदी पहुंच जाएगी। और हर राज्यों से दीदी को वोट मिलेगी। और देशवासी, पूरा देशवासी यही चाहता है 2021 से मोदी वर्सेस ममता। जो विकल्प का बात आप कह रहे हैं, विकल्प अभी यही है। आप भी जानते, पूरा देश भी जानता है, 2024 में जो लड़ाई होगा वो होगा मोदी वर्सेस ममता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दीदी ने एक बार नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, प्रधानमंत्री बनने का जो इच्छा है मन में, वो नहीं बताया। उन्होंने कहा मेरा काम है सबको एकजुट करना। लेकिन राजनीति में कोई आगे आ सकता है, ये लोकतांत्रिक नहीं, ठीक है, ये तो समझ में आता है बादल देवनाथ, ये तो स्वाभाविक है जो आप कह रहे हैं, ये तो होना ही चाहिए था, ये तो होना चाहिए था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी पर डेंट कर रही हो ना ममता बनर्जी।
वो तो जो एक ऑपोजिशन, एक कंसोलिडेटेड ऑपोजिशन का एक चंक बन सकता है, उसमें भी तो सेंध लग रही है ना बादल देवनाथ। इसको समझने के लिए यही तो कोशिश कर रहे हैं हम। प्रतिम रंजन बोस हमारे साथ, आता हूं। प्रतिम रंजन बोस साहब के पास जाने दीजिए, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रतिम साहब, क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? एक तो आपने सही बोला, ये पहला जो लड़ाई है अभी हम उस स्टेज में है जहां पर ममता बनर्जी इज पिचिंग हरसेल्फ एज द लीडर, ऑपोजिशन लीडर। ये पहला एकदम लड़ाई का शुरुआत में है, अपना इमेज बना रहा है। हम ऐसे अब देखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट और गोवा, इन दोनों को हम एक साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर आप पहले भी, गोवा नहीं लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इसका पहले त्रिपुरा में, मणिपुर में टीएमसी ने कुछ एमएलए को एक्वायर किया था, वो बाद में चला गया। तो ये जो दो जगह है, नॉर्थ ईस्ट और गोवा, ये जगह का दूसरा एक कैरेक्टर है। लेकिन ये बात सही है कि हर जगह पर जो डिसग्रांटल्ड फोर्सेस है, इसका पहला अटैक जो है वो एकदम रिप्लेसिंग, जो जिसको बोलते हैं क्रिएटिंग ए न्यू कांग्रेस, वो फॉर्मेट पे। तो आई फुल्ली एग्री विथ यू कि इसका पहला ये अभी जो चल रहा है, ये ममता बनर्जी इज पिचिंग हरसेल्फ एज द ऑपोजिशन लीडर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।